काइपर बेल्ट की इस खोज से सोलर सिस्टम के दरवाजे खुल गए, लेकिन इसके बाहरी हिस्सों की खोज हमारे सफर की सिर्फ शुरुआत भर थी। काइपर बेल्ट बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि काइपर बेल्ट का छोर ही हमारे सोलर सिस्टम का छोर है, तो फिर ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। काइपर बेल्ट से काफी आगे सूर्य ने दरअसल सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक डिफ्लेक्टर शील्ड लगा रखी है। हमारा ये स्टार गैलेक्सी की सबसे बड़ी तोपों के खिलाफ जैसे एक कॉस्मिक जंग लड़ रहा है, और हमारा जीवन इसकी जीत पर निर्भर है। बहुत लंबे समय तक हम ये मानते रहे कि जहां प्लैनेट्स खत्म होते हैं, सोलर सिस्टम भी वहीं खत्म होता है। लेकिन 90 के दशक में काइपर बेल्ट की खोज के बाद से सूरज की पहुंच दोगुनी हो गई और साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि क्या ये और आगे तक पहुंच सकती है, और पता ये चला कि ये काफी आगे तक जाती है। अगर ऐसा न होता तो हम यहाँ न होते। अगर आप इस कमरे में एक गाइगर काउंटर रखें तो वो क्लिक करेगा, लेकिन यही गाइगर काउंटर स्पेस में कहीं ज्यादा क्लिक करेगा। ये कॉस्मिक रेज कहलाने वाले एक खतरनाक रेडिएशन का पता लगा रहा है। कॉस्मिक रेज असल में हीलियम एटम्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियाई जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो करीब करीब रोशनी की रफ्तार से स्पेस में से गुजर रहे होते हैं। ये हजारों लाइट ईयर्स तक सफर करते रह सकते हैं, और पता चला है कि ये यहाँ पृथ्वी तक भी पहुँच जाते हैं। कॉस्मिक रेज गैलेक्सी में काफी अंदर मौजूद फटते हुए तारों से निकलती है, और जीवन इनके सामने ठहर नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉन्स को फाड़ सकती हैं, ये सेल्स की केमिकल बनावट को बदलकर म्यूटेशंस कर सकती हैं, ये तो किसी की जान भी ले सकती हैं। अगर बिना किसी बचाव के पृथ्वी पर लगातार कॉस्मिक रेज बरसती रहें, तो यकीन से नहीं कह सकते कि जीवन के एडवांस्ड फॉर्म्स कायम रह पाएंगे या नहीं। लेकिन हमारी तरफ आ रही बहुत कम कॉस्मिक रेज ही हमसे टकरा पाती है। जाहिर है कि यूनिवर्स से हमारी तरफ आ रही कॉस्मिक रेज के पूरे हमले से कोई चीज हमें बचा रही है। असल में हमारे सूर्य ने ही एक डिफ्लेक्टर शील्ड बनाई है, जो स्पेस में करीब 14 अरब किलोमीटर में फैली है। इसके लिए यह इस्तेमाल करता है अपनी सोलर विंड। आपको शायद सोलर विंड पृथ्वी वाली हवा जैसी लगेगी, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग होती है। असल में ये सूर्य की ओर से आ रही हाइड्रोजन जैसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम होती है, और ये 1 सेकंड में अरबों टन के हिसाब से निकलती है। सोलर विंड के कुछ हिस्सों की रफ्तार तो 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी इसमें काफी ताकत होती है। लेकिन पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, क्योंकि हमारे ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड इसे डिफ्लेक्ट कर देती है। सोलर विंड सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं ठहरती, बल्कि ये स्पेस में आगे बढ़ती रहती है। ये हमारे अंदरूनी प्लैनेट्स के पास से बहती है। बाहरी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से भी होकर आगे बढ़ती रहती है। ये काइपर बेल्ट के पास से भी बहकर सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड को 5 अरब 60 करोड़ किलोमीटर आगे तक पहुंचा देती है। इस तरह ये हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द हीलियोस्फीयर नाम की एक बड़ी सी डिफेंसिव शील्ड बना देती है। सोलर विंड हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द एक बुलबुला सा बना देती है। सूरज एक बड़ी माँ जैसा है, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स और उनसे जुड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स का एक बुलबुला बनाता है, जो हमें सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से से आ रही कॉस्मिक रेज से बचाता है। हमारी तरफ आ रही कॉस्मिक रेज बाहर जा रही सोलर विंड से टकराती हैं, और ज्यादातर रेज स्पेस में डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर स्पेस में ये सब न हो रहा होता तो हमारा सफाया हो जाता। कुदरत की बाकी चीजों की ही तरह सोलर विंड भी एक दोधारी तलवार जैसी है। भले ही ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ये हमें गैलेक्टिक मटेरियल से बचाती भी है। यूनिवर्स में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शुरू में आपको बहुत खतरनाक और नुकसानदेह लगेंगी, लेकिन वो हमारी जान बचा भी सकती हैं। सोलर विंड एक ऐसी ही चीज है। सूर्य की तरफ से हाई एनर्जी पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं, लेकिन सोलर विंड की वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम और भी ज्यादा खतरनाक किस्म के पार्टिकल से बचा रहता है। बबल का ये कवच धूल और गैस में से बचता हुआ आगे बढ़ता रहता है, जब सोलर सिस्टम गैलेक्सी के बीच वाले हिस्से की धीमे धीमे परिक्रमा कर रहा होता है। ये वैसे ही आगे बढ़ता है जैसे पानी में कोई नाव। एक ऐसी लहर भी आती है जहां सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में मटेरियल से टकराते वक्त सोलर विंड की रफ्तार लगभग थम सी जाती है। और यहीं पर नासा के इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर या आइबेक्स को एक अजीब और अनोखी सी चीज नजर आई।
आईबेक्स मिशन को यहाँ हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा सा स्ट्रीमर मिला। हमने अपने सोलर सिस्टम में इससे बड़ी चीज नहीं देखी है। ऐसा हमारे सोलर सिस्टम के मैग्नेटिक फील्ड और गैलेक्सी के कई बड़े मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि बाहर जाती सूरज की सोलर विंड और गैलेक्सी का अंदर की तरफ आता इंटरस्टेलर मीडियम जब आपस में इंटरैक्ट करता है तो इसमें फंसकर पार्टिकल्स एक बड़े रिबन की शक्ल ले लेते हैं। ये रिबन करीब 160 अरब किलोमीटर लंबा है, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज है। हमारे सोलर सिस्टम के छोर पर मौजूद इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकर बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो जिन चीजों की उम्मीद ना की गई हो उन्हें देखकर ही हम सीखते हैं और ऐसे ही साइंस आगे बढ़ती है। आईबेक्स और इसकी 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कमाल की नई बातें बता रही है, लेकिन 1970 के दशक वाली ये पुरानी और दमदार मशीन हमें स्पेस के बाहरी हिस्सों से सबसे एक्साइटिंग खबरें भेजती रहती है। वोयेजर स्पेसक्राफ्ट करीब 40 साल से सफर कर रहा है और आज भी ये बड़े बड़े मैग्नेटिक बबल्स की विशाल फील्ड्स और हमारे सोलर सिस्टम से निकलने वाले बड़े बड़े और हाई पावर्ड जेट्स के बारे में संदेश भेजता रहता है। पिछले कुछ दशकों में हमें ये पता चला है कि हम सोलर सिस्टम की सिर्फ 10% तस्वीर ही देख पा रहे थे। 25 साल पहले हमें लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो शायद प्लैनेट्स का आखिरी छोर था, पर अब हम जानते हैं कि प्लूटो जैसी और भी कई चीजें यहाँ हैं। तो न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का दायरा बढ़ा है, बल्कि हम ये भी जान गए हैं कि हमें अभी और कितना सीखना है। हमारी सबसे नई मशीनें हमारे कॉस्मिक पड़ोस में इन दूर दराज जगहों तक भी देख पा रही है। हम अपने सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में बहुत सारी चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बेहतर होने से हम और नई चीजों के बारे में जान पा रहे हैं और हमारी इन बेहतर मशीनों की वजह से सोलर सिस्टम की हमारी जानी पहचानी तस्वीर बदल रही है। लेकिन हमें इस छोर तक हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी ही पहुंचा रही है। जब नासा ने 1977 में वोयेजर 1 लॉन्च किया था तो उनका अंदाजा था कि ये 5 साल तक काम करेगा, लेकिन ये छोटा सा स्पेस प्रोब 37 साल बाद भी हैरान करने वाली जानकारियां भेज रहा है। अगस्त सन 2012 में ये पृथ्वी से करीब 18 अरब किलोमीटर दूर था। ये हीलियोस्फीयर से निकलकर रहस्यमय हीलियोपॉज में दाखिल हो गया था। ये सूर्य के एटमॉस्फेयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच वाली जगह है। ये दोनों सीमाएं हीलियोपॉज में ही मिलती हैं। यहीं पर हमारा इलाका एक तरह से खत्म होता है और आम इलाका शुरू होता है। जब ये खबर आई कि वोयेजर हीलियोपॉज में पहुंच गया है तो मैं बहुत खुश हुआ। हम सोलर सिस्टम के इस हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं जानते और इंसान के इतिहास में पहली बार एक रोबोट प्रोब इसके बीच में था और अपने आसपास की चीजों की खबर भेज रहा था। ये एकदम अनोखी बात थी। चाहे एक सीमित दायरे में ही सही, पर पहली बार हम ये कह सकते हैं कि इंसान एक इंटरस्टेलर स्पीशीज बन गया है। अब हम सितारों के बीच में हैं। जब हमारे छोटे से इंटरस्टेलर प्रोब ने सोलर सिस्टम पर नजर डाली तो वहां हमारे लिए कई सरप्राइजेज मौजूद थे। हम सोचते थे कि हीलियोस्फीयर की शेप किसी कॉमेट जैसी थी जिसकी एक बड़ी सी टेल होगी जिसकी लंबाई अरबों किलोमीटर होगी, लेकिन वोयेजर को कुछ नया और असाधारण नजर आया। इसे यहाँ बड़ी सी टेल वाला कॉमेट की शेप का हीलियोस्फीयर नहीं दिखा, बल्कि इसकी शेप क्रिसेंट मून जैसी थी और इसकी 2 छोटी टेल्स थी। ये वाकई एक अहम ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये हमें कुछ नया बताता है। ये बताता है कि हीलियोस्फीयर की फंडामेंटल शेप क्या है। काफी वक्त पहले हमारे पास इसकी बुनियादी तस्वीर थी जिसमें कुछ डिटेल्स भी थी। अब हमें इसके स्ट्रक्चर का पता चल गया है, तो अब हम और आगे बढ़ सकते हैं और सूरज के आसपास के इलाकों को गहराई से समझ सकते हैं। ये टेल्स एनर्जाइज्ड सोलर विंड के जेट्स हैं। इन जेट्स की वजह होती है गैलेक्सी के बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच की टेंशन या इंटरैक्शन और बहुत ही तेज रफ्तार वाले चार्ज पार्टिकल्स जो सूरज से आते हैं। वोयेजर ने सूरज के असर वाले छोर के बारे में भी एक हैरान करने वाली खबर भेजी।
शायद हीलियोपॉज कोई क्लियर बैरियर नहीं है। ये कोई हार्ड एज नहीं है, ये कोई शार्प चीज नहीं है। ये एक धुंधला और फैला हुआ सा हिस्सा है। ये लाखों करोड़ों किलोमीटर चौड़ा है। और इसके बीच में वॉयेजर को कुछ बहुत अजीब ही चीज मिली। यहाँ था विशाल मैग्नेटिक बबल्स का एक गोला।